हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 12 मई 2020। हम यहाँ डिस्कस करेंगे न्यूज़ सारे मेजर सेक्टर से। उसके अलावा हम यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे को हमारी कंट्री में किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। क्या इसको ऑब्जर्व किया था 11th ऑफ मई, 12th ऑफ मई, 10th ऑफ मई या फिर 9th ऑफ मई को? तो इसका सही आंसर है 11th मई को हमारी कंट्री में नेशनल टेक्नोलॉजी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसके ऊपर एक आगे जाके फैक्ट है, तो वहाँ हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इसको डिस्कस करते हैं, डिफेंस कैटेगरी की न्यूज़ है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पैक्ट को साइन किया है जिसकी टोटल वर्थ है 1200 करोड़। तो इस टाइम पे ऐसे पैक्ट्स जिनकी इतनी ज़्यादा वर्थ है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होंगे तभी इनको साइन किया जा रहा है। और इस पैक्ट को साइन किया गया विद टाटा पावर। और असल में इसमें किया क्या जाएगा कि 37 एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा। अब एयरफील्ड आपको पता है जहाँ पर एक एयरप्लेन लैंड करता है, आप देख सकते हैं एक एयरफील्ड है। तो एक एयरफील्ड को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसके आसपास लाइट्स होनी चाहिए, वहाँ पर एक प्रॉपर टावर होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें। तो बहुत कुछ होता है यहाँ पर। तो पुरानी एयरफील्ड को थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाएगा इस पैक्ट के अंदर। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 8th ऑफ मई को इस डील को साइन किया था, जिसमें टाटा पावर एक तरफ से इन्वॉल्व है। और 1200 करोड़ की टोटल डील होगी, जिसमें 37 एयरफील्ड्स। और इन एयरफील्ड्स को यूज़ कौन कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये जो प्रपोजल है इसको डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूवल दे दिया है। ये असल में सेकंड फेज है इस प्रोजेक्ट का। इससे पहले एक फर्स्ट फेज आया था जिसमें टोटल 30 एयरफील्ड्स को यहाँ पर अपग्रेड किया था, और अब यहाँ पर 37 एयरफील्ड्स को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में 126 एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करता है। काफ़ी सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी चलाए जाते हैं, जैसे दिल्ली, उसके अलावा मुंबई। पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है टोटल 126 एयरपोर्ट्स, जिसमें काफ़ी बड़े और छोटे एयरपोर्ट होते हैं। और ये जो टोटल है, हमारे पास 449 एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स हैं। तो काफ़ी जगह आपको एक प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, बस वहाँ एक छोटी सी एयर स्ट्रिप होगी और कुछ लोग होंगे जो उसको मेंटेन करते हैं और सिक्योर करते हैं। तो मतलब कि ऑलमोस्ट टोटल 449 ऐसी जगह हैं हमारी कंट्री में जहाँ पर एक एयरप्लेन को हम लैंड करा सकते हैं। आने वाले टाइम में काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें से सबसे फेमस है उड़ान स्कीम। इसके अंदर हमारी कंट्री में और ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, एयर स्ट्रिप्स को और मॉडर्नाइज किया जाएगा। सेकेंड न्यूज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया ने लॉन्च कर दिया मिशन सागर, जिसमें असल में हम करेंगे क्या कि हमारी कंट्री का जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है, तो आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशन है। इंडिया के अगर आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पर पूरा इंडियन ओशन मिलेगा। और ईस्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो ईस्टर्न, यहाँ पर ये जो एरिया है इंडियन ओशन का, हम क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो आइलैंड कंट्रीज, आपको काफ़ी सारी आइलैंड कंट्रीज मिलेंगी। इस पिक्चर में इतना क्लियर है नहीं, पर ये अफ्रीका के साथ मडागास्कर से शुरू होता है, यहाँ रीयूनियन आइलैंड्स, उसके अलावा यहाँ आपको मिलेगा मालदीव्स, काफ़ी सारी यहाँ छोटी छोटी कंट्रीज है। तो असल में इंडिया इन कंट्रीज़ को हेल्प करेगा, इन आइलैंड कंट्रीज़ को इस कोविड-19 की प्रॉब्लम में। हम लोग यहाँ पर उनको मेडिसिन से लेके काफ़ी सारे उनको खाने पीने की चीज़ें देंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर उनकी एक मेडिकल टीम भी भेजने की कोशिश करेंगे उनको असिस्ट करने के लिए। ये जो कंट्रीज हैं इनके हम एक बार नाम देख लेते हैं, मालदीव्स, मॉरिशस, सीशेल्स, उसके अलावा मेडागास्कर और कोमोरोस। तो ये सब वो कंट्रीज है जिनको हम फूड आइटम्स, उसके अलावा मेडिसन, उसके अलावा हम यहाँ स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यहाँ पर उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहे हैं इंडियन नेवी के शिप्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप करी है इंडिया की फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। यहाँ पर एक प्रॉपर टेस्ट की बात नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट की। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, हमने असल में बहुत सारी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट मंगाई थी कोविड-19 से लड़ने के लिए चाइना से। पर उनकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब थी, वो किट परफॉर्म नहीं कर पाए थे ठीक से, इसलिए हमने जो उनसे वो किट मंगाई थी उनको कैंसिल कर दिया या फिर उनको यूज़ नहीं किया। और अब इंडिया का एक फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने इस किट को बना लिया है। आपको बताना है क्या ये इंस्टीट्यूट है? एनआईवी, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु या फिर डीआरडीओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनआईवी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बन गई हमारी कंट्री की फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने खुद एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि असल में एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये किट बहुत जल्दी कोविड-19 का रिजल्ट दे देती है, पर ये इतनी एक्यूरेट नहीं है जितना रिवर्स पॉलीमर चेन, जो एक प्रॉपर बड़ा वाला टेस्ट होता है जिसमें ऑलमोस्ट 24 घंटे लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। तो जो वो बड़ा टेस्ट है उसमें पूरी श्योरिटी होती है, पर यहाँ पर आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। तो जब आपकी बॉडी को कोई भी वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ अटैक करती है,
जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करती है ताकि उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस किट में असल में यही टेस्ट किया था कि क्या आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होंगी तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोरोना वायरस है। थर्ड न्यूज़ इसको डिस्कस करते हैं। तो CSIR को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है, अब वो क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सकते हैं 2 ड्रग्स का। और क्यों उनको ये ट्रायल शुरू करना है? ताकि वो इससे आगे जाके वैक्सीन बनाने की कोशिश कर सके फॉर कोविड-19। तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, एक ड्रग है उसका नाम है फैवी पिराविर और दूसरे का नाम है फोटो फार्मास्यूटिकल। तो ये जो 2 तरह के ड्रग्स हैं, अब इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा सकता है। और ये अप्रूवल कौन देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो असल में DGCI हमारी कंट्री में अप्रूवल देता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उसके अलावा ड्रग्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। और ये अप्रूवल मिला किसको है? CSIR को ये अप्रूवल मिला है। CSIR के जो डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है शेखर मंदे, उन्होंने बताया कि जो ड्रग ट्रायल है इसको वो 1 या 2 वीक में शुरू कर देंगे। और उसके अलावा काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हो सकता है इससे जाके आगे जाके वो एक वैक्सीन बना सकें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उन्होंने बताया कि ये जो 2 तरह के ड्रग्स हैं इनको काफ़ी इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे जापान में, चाइना में। अब ऐसा नहीं कि ये इस ड्रग को इसी तरह से इस पर ट्रायल शुरू कर देंगे, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे इसके थ्रू एक वैक्सीन बन सकती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो थोड़ी सी हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए CSIR के बारे में। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के लिए। इसको बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 1942, मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले। तभी एक ऑटोनॉमस बॉडी थी और आगे जाके हमारी कंट्री की लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। फोर्थ न्यूज़ इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कैटेगरी की न्यूज़ है। तो 9 मई 2020 को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और इसको पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो बर्ड्स की माइग्रेशन होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये जो माइग्रेशन होती है डिपेंड करती है, और काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बर्ड्स की माइग्रेशन पे। कहीं पर बर्ड्स की माइग्रेशन से हार्वेस्टिंग को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, अगर बर्ड्स ना आए तो बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो पर जो हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उसके अलावा पोल्यूशन कर रहे हैं, उससे क्या है कि बर्ड्स की जो माइग्रेशन उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जिस वेटलैंड्स में, जिस एरिया में बर्ड्स को आना था, हम उसी को ख़त्म कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। इसलिए इस दिन को असल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन को शुरू किया गया था 2006 में बाय सेक्रेटरीट ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNEP, उसने May 9 को सिलेक्ट किया था एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। इस साल की अगर थीम की बात करें तो थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेम। तो फेम एक स्कीम है जिसके थ्रू हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है। आपको बताना है फेम की फुल फॉर्म क्या है। क्या इसकी फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर फाइट अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्ट अडॉप्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर फॉर्मल अडॉप्शन एंड मार्केटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम की सही फुल फॉर्म है। फिफ्थ न्यूज़ उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो महिंद्रा ने शुरू कर दिया है ओन ऑनलाइन डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के चलते अप्रैल मंथ कई सालों के इंडिपेंडेंस के बाद शायद ही ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी कंट्री में पूरे मंथ में कोई भी गाड़ी की सेल नहीं हुई। इस साल ही अप्रैल में हुआ, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। इस रीज़न की वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी, इसका नाम है महिंद्रा, उन्होंने अपना खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, जहाँ से आप, जैसे अब तक हम अमेजोन के थ्रू प्रोडक्ट्स खरीदते थे, अब आप एक कार भी परचेज कर सकते हैं, आपको खुद डीलरशिप में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो बायर्स हैं, उसके अलावा जो बायर्स हैं वो गाड़ी खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, एक्सेसरीज खरीद सकते हैं और एक महिंद्रा प्रॉपर व्हीकल ले सकते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको पूरे महिंद्रा का जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में, जिसमें 270 से ज़्यादा डीलर्स और 900 से ज़्यादा टच पॉइंट्स, उन सबको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई, महाराष्ट्र में। इसको बनाया गया था 1945 में, पर तब इसका नाम होता था मोहम्मद एंड महिंद्रा, और आगे जाके इसका नाम चेंज कर दिया टू महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनके सीईओ का नाम है आनंद महिंद्रा। अप्रैल 1997 से लेके अब तक वो सीईओ महिंद्रा के, और काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सिक्स न्यूज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ICMR ने डेवलप किया इंडिया की फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो असल में ICMR के अंडर एक इंस्टीट्यूट काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि आपको मिलेगा पुणे में। तो असल में इन्होंने जो सक्सेसफुली बनाया इस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को फॉर नोवेल कोरोना वायरस।
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर कंफर्म किया कि एक एंटीबॉडी टेस्ट किट है जो वो इंडिया ने डेवलप कर ली है, अब इसकी मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और उन्होंने बताया कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आगे जाके, हमको अपनी कंट्री की टेस्टिंग रेट्स को और एक बड़े स्केल पे बढ़ाना है। वैसे हम अच्छा परफॉर्म करें टेस्टिंग में, पर हम इसको और बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस किट का नाम है इंडिजियस ह्यूमन LGE इल्सा एंटीबॉडी टेस्ट किट, या फिर इसके अलावा कोविड कवच इलिसा टेस्ट किट। इसको बनाया और वैलिडेट किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की उनके अंदर जो काम करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब इन पुणे। इस टेस्ट किट को यूज़ किया गया मुंबई में काफ़ी सारे केसेस पे, और वहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी जो चाइना वाली टेस्ट किट्स की अच्छी नहीं थी पर इसकी अच्छी है, इस वजह से इसको अप्रूवल मिल चुका है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टैटिक अवेस का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना है, वैसे ये थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो क्या FTP एक प्रोटोकॉल है? FTP एक प्रोटोकॉल नहीं है, HTTPS नहीं है, ZIP नहीं है, या फिर ARP? तो इनमें से सही आंसर है ZIP। तो ZIP असल में एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये फाइल का साइज छोटा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बाकी सारी की सारी यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है। लास्ट न्यूज़ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट किया था हमारी कंट्री में ऑन 11 मई, और इसको सेलिब्रेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया था ताकि हमारी कंट्री में जो साइंस और टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट्स है और एक्सेलेंस है उसको पूरी दुनिया में और स्पेशली हमारी कंट्री में प्रमोट किया सके। इस दिन साइंटिस्ट, डिप्लोमेट्स, टेक्नोक्रेट्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस ऑफिशियल्स को साथ लेके आया जाएगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, और काफ़ी सारी बातें की जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी फोकस किया जाएगा कि कैसे हमारी कंट्री को की जो इकोनॉमी उसको वापस स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम रखा गया कॉन्फ्रेंस का नाम रीस्टार्ट रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। तो स्पेशली जैसे हम लोग वीडियो के एंड में यहाँ पर बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ और टर्म्स की, तो एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो बजट के टाइम पे, जब बजट प्रेजेंट हुआ था हमारी कंट्री में, तब सोचा था कि जो गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग करेंगे, मतलब जो मार्केट से उधार लेगी, अब उस टारगेट को बढ़ा दिया। पहले गवर्नमेंट ने सोचा था कि 7.80 लाख करोड़ रुपया उठाया जाएगा मार्केट से, पर क्योंकि अब कोविड-19 वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है, तो अब ये नंबर बढ़ा के 12 लाख करोड़ तक कर दिया गया। तो मतलब कि गवर्नमेंट ने जितना सोचा था, अब उससे उन्होंने अपना जो नंबर है उसको 4.2 लाख करोड़ से बढ़ा दिया। पहले ये 7.80 लाख था, अब इसको कर दिया है 12 लाख करोड़। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों मार्केट बोरिंग करना चाहती है, ताकि जो गवर्नमेंट के पास अभी रेवेन्यू की कमी है उसको पूरा किया जा सके। मार्केट बोरिंग गवर्नमेंट करेगी कैसे? गवर्नमेंट यहाँ पर RBI के थ्रू बॉन्ड्स इशू कराएगी। आप अगर उस बॉन्ड को खरीदेंगे तो आपको कुछ इंटरवल के बाद उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और जो आप पैसा देंगे बॉन्ड को खरीदने के लिए वो सारा गवर्नमेंट उसको अभी यूज़ कर लेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रॉपर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है कि क्यों गवर्नमेंट अपनी बोरिंग्स बढ़ा रही है। अगर गवर्नमेंट अपनी बोरिंग्स बढ़ाएगी तो जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, पर अभी इन सब चीज़ों को के बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ टर्म्स हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है IPO। वैसे तो IPO एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर लिया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज़ है, पर हम थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि अब तक अपने पैसे से ट्रेडिंग करती थी, अपने पैसे से अपना काम करती थी, पर अब उसको ऐसा लगता है कि अगर उसको एक बड़ा स्टेप लेना है तो अब उसको लोगों को भी मौका देना पड़ेगा कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो जब पहली बार वो कंपनी जो शेयर मार्केट में आएगी, तो उसको पहली बार जब आती है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और उसके बाद जब वो फिर से अपने शेयर्स लोगों के सामने रखेगी, लोग उसको खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं FPO, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। तो वैसे ये चीज़ें मैंने जो आपको समझाया बहुत ही रॉ डेफिनेशन थी, इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, आप इसको ज़रूर सर्च करें। नेक्स्ट चीज़ है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बहुत सिंपली अगर आपको बताऊं, बैंक्स जब किसी को लोन देते हैं और अगर वो कंपनी या वो बंदा लोन वापस ना कर पाए, तो कुछ टाइम के बाद बैंक उस बंदे को या उस कॉर्पोरेशन का जो लोन होता है उसको एक NPA डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कि अब वो जो उनका एसेट था वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। और यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी और जब तक आपकी आपने पैसे दिए या फिर बॉन्ड है, जब तक वो मैच्योर नहीं, उसको बोल देते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने काफ़ी कुछ आपको यहाँ समझा पाया। आप कोशिश करें रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो करने की, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।